गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार उपाध्याय रेजोमैक्स डिवीजन की तरफ से आपके लिए वापस से लेकर आया वीकली करंट अफेयर्स का एक और सेशन। इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे पूरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए हैं अभी इस वीक के अंदर। तो बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, चाहे यूपीएससी सीडीएस एग्जाम हो, एनडीए होगा और सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, बिहार पीसीएस और जितने भी स्टेट पीसीएस के हैं, तो उस एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्प मिलेगी। आप हमारे वीडियो कंटिन्यूसली देखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी हमारी तरफ से पूरी रहेगी। और इसके साथ ही आप हमारे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा मैं आपको। हमारे रेजोमैक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हमारे गिरधर सर जो पॉलिटी की फैकल्टी हैं, उनका डेली न्यूज एनालिसिस जो हिंदी का डिस्कशन है, आप उसको देखिए। और राजेंद्र सर हमारे वो वाकैब सेशन करते हैं, उसको देखिए। और हमारे नरेश सर जो मैथ्स की प्रैक्टिस कराते हैं, उनका देखिए। इसके साथ ही हमारे रीजनिंग सर है मनीष सर, और देवेश सर हैं जो हिस्ट्री का बहुत बेहतरीन टीचर हैं। आप उन सबकी वीडियो देख सकते हो। हमारा एक ऑनलाइन बैच भी आ रहा है, आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट हैं, आप उसको ऑनलाइन परचेस करके घर बैठे ही आपको सारा कंटेंट आपको फ्री मिलेगा। तो ये सारा मटेरियल मेरा पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको यूज कीजिए और प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स को मेंटेन करके चलिए। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आज का पहला सेशन। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से। हम आज बात करेंगे कि एक स्कीम आई है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, उत्तर पूर्वी भारत में भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है। उसका क्या उद्देश्य क्या है? बेसिकली वहां पर आप देखिए बहुत ही एक इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत एकदम नील है वहां पर, क्योंकि वो पूरा उसकी ज्योग्राफिकल टेरेन बहुत हार्ड है। इसकी वजह से वहां पर इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और वहां पे टेररिज्म, इंसर्जेंसी की जो घटनाएं होती रहती हैं, उसकी वजह से भी जो प्रीवियस गवर्नमेंट है और उनको ये सब चीजें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अब राइट नाउ वी हैव आवर गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, प्रोग्राम्स वहां पे लॉन्च किए हैं, ताकि वहां के लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़ा जाए। जैसे आपने जानते ही होंगे, हमारे वहां पर जिरीबाम रेल ब्रिज बनाया जा रहा है मणिपुर तक का। और सेकंड, वहां पर हमारे सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर के अंदर लॉन्च की जा रही है, ताकि वहां के यूथ्स हैं वो बेसिकली स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो तीरंदाजी में हो गया, फुटबॉल में हो गया, और खो खो हो गया, और एथलेटिक्स में इनको आगे से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो ऐसे सारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो मैं वन बाय वन चीजें लिखाता जाऊंगा, आप मेरे साथ लिखते चलेंगे। तो हम बात करते हैं स्कीम्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इसमें हम पहली स्कीम देखेंगे, ये उन्नति। उन्नति का फुल फॉर्म होता है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। मैंने अभी बताया इस उन्नति स्कीम का मेन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और वहां का डेवलपमेंट हो सके। और उनका जो पलायन हो रहा है, मूवमेंट होता है, जैसे बेंगलोर में आप जाइए तो नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में ये छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं इनको मजबूरी में आकर, बिकॉज वहां पर इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। अगर सोचिए आप असम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में, वहीं पर अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी तो उसके थ्रू कितने सारे लोगों को, वहां पे बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। जैसे आपने रिसेंटली में देखा होगा, अयोध्या टेम्पल बना, अयोध्या मंदिर बनने से वहां पर एक टूरिज्म स्पॉट बन चुका है वहां पर। तो वहां पर एक ई रिक्शा चालक से लेकर, एक दुकानदार से लेकर, और वहां के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको होटल वगैरह देने से कितना एक रोजगार का साधन उपलब्ध हो चुका है। तो वहां के लोग अब इधर उधर से उधर पलायन नहीं करेंगे, और उनको वहीं उनके रोजगार का साधन उपलब्ध होने की वजह से वहां का आर्थिक विकास होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं अगर हम इस तरह से कुछ सोचें एक नई उम्मीद के साथ में। तो ये एक स्कीम है उन्नति। और एक और स्कीम है पीएम डिवाइन स्कीम। नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन बहुत आता है, खासकर यूपीएससी के अंदर बहुत पूछता है।
और यूपीपीसीएस में यूएम डिवाइन स्कीम क्या होती है, ये फंडिंग करती है। आधारभूत संरचना मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है प्रॉपर तरीके से। और सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, सामाजिक रूप से कोई कार्यक्रम होने वाला है उसको सुनियोजित ढंग से क्रियान्वित करने के लिए एक स्कीम है पीएम डिवाइन स्कीम, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। आप इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पीएम डिवाइन स्कीम और उन्नति स्कीम। नेक्स्ट लेंगे हम, अभी रिसेंटली में आपने सुना होगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, तो इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा। और ये कब मनाया जाता है, वन डे एग्जाम्स में डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है आपसे। ये 8 मार्च को बनाया जाता है हर साल। इसका उद्देश्य ये है कि वुमन, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य में आगे बढ़ना। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि पहली हमारी नेशनल वुमेन कमीशन कब स्टार्ट हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहेंगे आपको। नेशनल वुमेन्स कमीशन 1992 में 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था नेशनल वुमेन्स कमीशन। और पहली जो महिला आयोग थी, महिला आयोग का स्थापना, इसको बोलते हैं महिला आयोग। और इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है स्टेट पीसीएस में, आप देख लेना, चाहे यूपी पीसीएस में हो गए, आरएएस के अंदर हो गया, एग्जाम में 101% क्वेश्चन पूछेगा आपसे। इसकी स्थापना कब हुई थी, पहली थी जयंती पटनायक, पहली महिला आयोग की अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। और अभी प्रेजेंट में कौन है, रेखा शर्मा जी। ठीक है, तो ये पूछ लेगा आपसे महिला आयोग के अध्यक्ष की स्थापना कब हुई थी। 1952 में पहली कौन सी थी, जयंती पटनायक। और अभी प्रेजेंट में कौन है, रेखा शर्मा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा, डायरेक्टली वन डे एग्जाम में पूछेगा आपसे। नेक्स्ट चलते हैं हम। दो 2024 का प्रिट्जकर अवार्ड्स किसको मिला है। इनको मिला है, इनका नाम है रिकेन यमनतो। और ये इनको किस की फील्ड में मिला है, आर्किटेक्चर, वास्तुकला और शिल्पकला के क्षेत्र में इनको मिला है। तो ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स का एक क्वेश्चन है, वन डे एग्जाम में 101% पूछेगा आपसे कि 2024 का प्रिट्जकर अवार्ड किसको मिला है, रिकेन यमनतो को, आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर। अगला हम देखेंगे, देखा होगा आप आने वाले, अभी रिसेंटली में आपने सुना होगा चुनाव होने वाले हैं, हमारे इलेक्शन चुनाव होने वाले हैं, और उसमें आचार संहिता लग गई है। हम हमारा वोट डालने जाएंगे तो हमारे नेल्स पर देखा होगा एक इंक का यूज किया जाता है। वो इंक ऐसी होती है, छूटती नहीं है। तो उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि एग्जाम में कि यार उस इंक के अंदर कौन सा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से छूटनी पड़ती है। और लाइट का जब उसका असर होता है, लाइट पड़ती है उस पर और वो गहरी होती जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। वोटर्स इंक में किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है।
और वो केमिकल कौन सा होता है? सिल्वर नाइट्रेट। इसकी केमिकल नेम होता है AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो ये बहुत ही आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, 101% आएगा आपका ये। अब मैं डिस्क्राइब करूंगा नाटो। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे है? नाटो बेसिकली क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आईआर का बहुत बड़ा टॉपिक है, और जितने भी इंटरनेशनल क्राइम्स होते हैं उस पर ये कमांड करता है। कुछ कंट्रीज का आपस में ग्रुप है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जितने भी इंटरनेशनल क्राइम होता है उस पर ये कंट्रोल करता है। और साथ में जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, उनको पार्टिसिपेशन करने का मौका देता है ताकि वो आके डिफेंसिव अप्रोच अपना सकें। जैसे नाटो की आर्मी है, जैसे हमारी इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, श्रीलंकन आर्मी, अफगानिस्तान आर्मी, ये सारे मिलके एक पर्टिकुलर पीस कीपिंग मिशन में जाते हैं। जैसे कांगो के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज में वहां पर प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। जैसे हमारी इंडियन आर्मी इस टाइम पे कांगो में डिप्लॉयड है, तो वहां पर नाटो आर्मी नहीं, पूरा उनके अंडर में सब चीजें होती हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस बोलते हैं इनको। वहां पर जाके शांति स्थापित करने का इनका उद्देश्य होता है, और प्रॉपर तरीके से जो गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, वो प्रॉपर तरीके से चल सके, गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। तो नाटो का अभी रिसेंटली में फिनलैंड है, जो 2023 में एक नया कंट्री इसमें ऐड हुआ है। और कुछ आर्टिकल्स पूछ लेता है आपसे कि आर्टिकल 5, आर्टिकल 10 में क्या क्या इंक्लूड होता है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, और इसका हेडक्वार्टर्स पूछ लेगा। और बेसिकली वनडे एग्जाम्स में ये पूछेगा कि फिनलैंड इसका पार्टिसिपेशन है, और CDS में, FCAT में, UPSC में ये पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या होते हैं, और आर्टिकल 5 और आर्टिकल 10 में क्या क्या डिस्क्राइब है इसका। तो मैं सब चीजें लिखता हूं आपके लिए। देखिए, IR का टॉपिक है ये, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में नाटो। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम में आता है। और न्यू मेंबर्स कौन कौन से बने हैं इसके अंदर? जो 31st मेंबर बना है, जो 2023 के अंदर बने थे, फिनलैंड, और 32nd मेंबर कौन बने हैं इसमें 2024 के अंदर? स्वीडन। तो स्वीडन, फिनलैंड, ये 2 कंट्रीज हैं अभी रिसेंटली में नाटो के मेंबर्स बने हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। अब मैंने बताया था आपको कि कुछ आर्टिकल हैं जिसका यूज क्या होता है। आर्टिकल 5 क्या बोलता है नाटो की बुक के अंदर? सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस मतलब सारी कंट्रीज के ग्रुप को मिला के हमें कलेक्टिवली डिफेंस के रूप में प्रॉपर तरीके से वर्क करना है साथ में मिलके। तो आर्टिकल 5 ये बोलता है। आर्टिकल 10 आर्टिकल 10 कहता है कि नाटो मेंबरशिप है ना, यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ के साथ साथ में कि कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। तो नाटो मेंबरशिप से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आईआर का टॉपिक था, ये बहुत
इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए इसको। अगला देखेंगे हम त्रिपुरा की बात करेंगे तो बांग्लादेश का बॉर्डर इससे कनेक्ट है, और यहां पर चटगांव पोर्ट है, और यहां पर सबरूम पोर्ट का निर्माण किया गया है, सबरूम। और इनको कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। मींस ट्रेड और बिजनेस पर्पस से बांग्लादेश इंडिया के बीच में एक रिसेंटली में एक नए पोर्ट का निर्माण किया गया है, सबरूम पोर्ट, जो चटगांव पोर्ट को कनेक्ट करेगा। सबरूम लैंड पोर्ट। और ये कहां पर मौजूद है? त्रिपुरा के अंदर। तो ये एक रिसेंटली में नेशनल इवेंट है, आप इसको लिख लीजिए। अब मैं डिफेंस के बारे में बात करूंगा कुछ आपसे। डिफेंस न्यूज लेंगे हम। इस वीक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज है। अभी रिसेंटली में हमारी अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च हुई है। इसकी रेंज कितनी है? अराउंड 5000 किलोमीटर। और ये किस पे वर्क करती है? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। MIRV एक टेक्नोलॉजी होती है, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री। टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये टेक्नोलॉजी क्या होती है कि मल्टीपल, बहुत सारे ना, ये मिसाइल मींस कि इसका हम जब टेस्टिंग करते हैं तो इसकी ये बहुत सारे टारगेट्स पे एक साथ वर्क करती है और एक साथ उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इसकी ये एबिलिटी होती है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसको बोलते हैं MTCR। तो ये एक अग्नि अग्नि 5 मिसाइल के अंदर ये टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। और हम देखेंगे किस कंट्री ने अभी रिसेंटली, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसने भी इस MIRV टेक्नोलॉजी को यूज किया है। उसकी मिसाइल जैसे गजनी हो गया, हत्फ मिसाइल है, उनमें इसको लॉन्च किया है। तो आप इसको लिखिए। और MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कौन कौन सी कंट्री ऑलरेडी कर रही है? USA, चाइना, रशिया, फ्रांस और पाकिस्तान। ये कंट्रीज ऑलरेडी यूज कर रही हैं इस टेक्नोलॉजी को। और 2017 में बताऊं आपको, अलाबील एक मिसाइल थी, इन्होंने इसमें लॉन्च करी थी। अलाबील इस मिसाइल से उन्होंने इसको यूज किया था। तो इसमें MIRV टेक्नोलॉजी का यूज किया था पाकिस्तान ने 2017 में। अगला देखेंगे हम, ये हेल्थ से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। यांडबू डिक्लेरेशन क्या है? कि ये अभी रिसेंटली में आने वाले एग्जाम में आपको पूछेगा, यांडबू डिक्लेरेशन किस से संदर्भित है और इसका उद्देश्य क्या है? ये लिख लिया होगा आपने, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि स्पेस हो जाए थोड़ा सा।
यार्नबू डिक्लेरेशन क्या है? इसका उद्देश्य है मलेरिया की समाप्ति करना, टू एंड मलेरिया डिजीज। जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पर माल न्यूट्रिशन की वजह से, पुअर्टी की वजह से, हंगरी की वजह से वहाँ पर एक्सट्रीम जो हेल्थ कंडीशन है बहुत बेकार हो रखी हैं। तो उस चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए यार्नबू डिक्लेरेशन बोलता है कि अफ्रीकन कंट्रीज में बेसिकली मलेरिया डिजीज को कंट्रोल करना और एकदम खत्म करना है। तो एंड मलेरिया डिजीजेस। और ये कौन करवा रहा है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक का नया टॉपिक लेंगे हम। इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए, मशीन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, रिसेंटली में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी समिट हुई हैं और कौन कौन से डिक्लेरेशन हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये 100% एग्जाम में आएगा कि ये डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट में लिखाता हूँ। AI promote artificial intelligence, importance declaration, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसके अंदर ब्लैचले डिक्लेरेशन। ब्लैचले डिक्लेरेशन इसमें 29 कंट्रीज पार्टिसिपेशन कर रही हैं जो AI को प्रोत्साहित करेंगे, मशीन लर्निंग को प्रोत्साहित करेंगी आने वाले टाइम पे। और हमारा भारत मुल्क भी है इसके अंदर। भारत के साथ में यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी भी सहभागीदारी है इसके अंदर। और सेकेंड हम पढ़ेंगे हिरोशिमा AI प्रोसेस। हिरोशिमा, नागासाकी, आप जानते ही हैं एटॉमिक बॉम्ब गिरे थे। ये जापान के 2 शहर है, तो वहाँ पर जापान टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहता है। तो अपनी टेक्नोलॉजी को रोबस्ट करने के लिए वहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज होती रहती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का वहाँ पर उद्गार होता रहता है। पर उस जापान ने अपने को इस तरह से सेल्फ रिलायंट बनाया है, टेक्नोलॉजी में अपग्रेड इस तरह से किया है कि कुछ भी वहाँ पे इंसिडेंट होता है तो फटाफट से उसको एकदम वापस से वो रीबैक कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हिरोशिमा AI प्रोसेस। इसमें G7 कंट्रीज प्लस रेगुलेट कर रही हैं AI को। ठीक है, तो ये ब्लैचले डिक्लेरेशन और हिरोशिमा AI प्रोसेस, ये 2 समिट हैं जो AI को प्रमोट कर रही हैं। और मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको। बस इतनी थी खाली, अभी तो स्टार्टिंग में इतनी थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अभी हाल ही में रिसेंटली में एक स्कीम आई है, PM शब्द। अभी रिसेंटली में आप जानते ही हैं एक रेडियो के जाने माने एंकर थे, वो अजीम सयानी जी, उनकी डेथ हुई है। बहुत अच्छी वो एंकरिंग करते थे और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, रेडियो प्रोग्राम्स लेके आते थे। रेडियो हमारी आज़ादी से पहले ही एक मुख्य संचार का साधन है। आज वो उसको कम लोग सुनते हैं, पर आज के टाइम वो FM में कन्वर्ट हो चुका है, मल्टीपल चैनल्स आ चुके हैं। पर जो आकाशवाणी है उसकी जो गुणवत्ता है और सुदृढ़ता है वो अभी तक कायम है। तो हम देखेंगे PM शब्द स्कीम किससे है। बेसिकली DD न्यूज और आकाशवाणी न्यूज ने मिलके इनका आपस में कोलैबोरेशन है। जो भी न्यूज आएंगी DD न्यूज और आकाशवाणी न्यूज के अंदर, रेडियो न्यूज जो आएंगी उनको कॉम्बिनेशन करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी।
इसमें प्रसार भारती का कार्य क्या होगा? ये शेयर करेगा ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। जो न्यूज को इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा, ब्रॉडकास्टिंग करेगा, प्रसार भारती करेगा, और ये दोनों का एक कलेक्टिव प्रयास है पीएम शब्द योजना। तो ये हाल ही में रिसेंटली में अभी यही स्कीम आई है, तो पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट लिखेंगे हम अगली न्यूज। अभी एक रिपोर्ट आई है, मैं डिफेंस का, एक बहुत बेहतरीन न्यूज है ये, आप लिख लीजिए इसको। सिप्री की एक रिपोर्ट आई है। सिप्री की फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी रिपोर्ट ये बोलती है कि इसका हेडक्वार्टर अपने स्वीडन के अंदर है। तो ये बोलती है कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इंपोर्ट करते हैं, हथियारों को इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें इंडिया ने सबसे नंबर 1 पे सिक्योर करी पोजीशन अपनी, जो हथियारों का सबसे ज्यादा आयात करता है। बिकॉज हमारे जो कंट्रीज है, आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज है, वहां पर इन आतंकवाद की घटनाएं होती रहती हैं, और वहां पर एक स्थायी शासन किसी का रह नहीं पाता। जैसे पाकिस्तान को देखेंगे हम, वहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप रहती है। अफगानिस्तान में देखेंगे वहां पे तालिबान शासन है। वहां पे चाइना में देखेंगे यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहां पर वन पर्सन वन रूल की गवर्नमेंट है। म्यांमार में अभी आंग सान सूकी को हटाकर वहां पे मिलिट्री तानाशाही वापस से कायम हो चुकी है। और इसकी वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट की वजह से वहां पर नॉर्थ ईस्ट जो है रीजन, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से टेररिज्म को फैलाया जा रहा है, आपस में न जाति संघर्ष होता जा रहा है। तो इस चीज़ों को हम रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आई है, पर वहाँ भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम होती है और वहाँ पे हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। श्रीलंका पे आप जाइए, वहाँ पे तमिल और सिंगली लोगों के बीच में संघर्ष होता रहता है। तो इन चीज़ों को हमने कंट्रोल करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरी में हथियार मंगाने पड़ते हैं, और हमें मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाके एक सेल्फ रिलायंट बनना है। तो इसमें एक रिपोर्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेगा आपसे, सिप्री की रिपोर्ट है। इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं आपको, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसमें नंबर ऑफ कंट्रीज में लिखाना चाहूंगा आपको। पहले इंडिया, सेकंड पे सऊदी अरब। सऊदी अरब किसी टाइम पीसफुल कंट्री था, पर आज के टाइम पे वो भी हथियार सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। कतर, कतर में रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, और यूक्रेन तो रशिया के साथ जो क्लैश चल रहा है, तो उसको हथियार की जरूरत पड़ती है। तो यूक्रेन डिफरेंट कंट्रीज से आर्म्स वेपन्स को इंपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन। और लास्ट में है पाकिस्तान। पाकिस्तान की खुद की समस्या है, आसपास वहां पर टेररिज्म की एक्टिविटीज होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए आर्म्स को इंपोर्ट कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी, इसको लिख लीजिए। अगला मैं बताऊंगा आपको, कोरल रीफ्स के बारे में बात करते हैं आज। तो ये एनवायरमेंट का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल रीफ्स क्या होते हैं? देखो, समुद्र के जो किनारे होते हैं और बीच में जो द्वीप होते हैं, उन वहां पर कोरल ये रीफ्स मौजूद होते हैं। कोरल रीफ्स बेसिकली होते क्या हैं? ये पत्थरों के शैलों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के कंटेंट होते हैं, और हड्डियों के पॉलिप्स होते हैं, मतलब हड्डियों के मिक्सचर से ये, जैसे कोई जानवर मृत हो जाता है तो उसकी हड्डियों के डिपोजिशन वो एक जगह इकट्ठे होते जाते हैं पानी के बहाव से। तो ये वहां पर एक सारे वापस में जो
कण होते हैं ना आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और बेसिकली किसकी वजह से होते हैं ये? इसमें कंटेंट क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसकी प्रेजेंस होती है। तो कोरल रीफ्स नेचुरली बनते हैं और आर्टिफिशियल भी इनको बनाया जाता है। जैसे मोतियों का उत्पादन करा जाता है, गांव वगैरह में देखा होगा अपने, मोतियों का उत्पादन किया जाता है, कोरल रीफ्स को बनाया जाता है। तो ये एक खेती भी की जाती है। तो कोरल रीफ से रिलेटेड अभी रिसेंटली में क्या न्यूज में आया है और कॉन्सेप्ट क्या है? अब जैसे आपसे क्वेश्चन एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 2019 में, ये ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर मौजूद है? और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। और अब वहां पर क्या हो रहा है कि ना कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल ब्लीचिंग मीन्स की ऑयल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन की, जैसे कोई भी जहाज है उसको टैंकर, उसमें पानी का टैंकर है और वो ऑयल का टैंकर है, उसमें ऑयल स्पिल हो जाता है, पानी गिर जाता है, उसके ऑयल गिर जाता है किसके अंदर? पानी के अंदर मिक्सअप होके, तो पूरा जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? वहां पे जो कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, कोरल जो होते हैं प्राकृतिक रूप से मौजूद हो जाते हैं, उनका शरण होने लग जाता है, डिग्रेड होने लग जाते हैं वो, उसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग की प्रोसेस होती है। अभी हाल ही में यूपीपीसीएस में 2021 में क्वेश्चन पूछा था, कोरल ये ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, किस क्षेत्र में है, मतलब किस दिशा में मौजूद है? आप सोचिए, इतना डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछता है वो। तो ये ईस्टर्न दिशा में मौजूद है। मैं आपको सब चीजें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर दिए, अब मैं इनको लिखवाता हूं। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहां पर ये पूरा ये नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, इसको बोलते हैं हम ग्रेट बैरियर रीफ। और ये एक छोटा सा कंट्री है, पपुआ न्यू गिनी। तो ये इस जगह पे बहुत सारे मौजूद है कोरल रीफ्स, यहाँ पे मौजूद है। इसको तभी सबसे ज्यादा मूंगा की चट्टान जो बोलते हैं ना, ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ईस्टर्न घाट पे मौजूद है। और बेसिकली होता क्या है ये, यहाँ पर हुई क्या गतिविधि, कौन सी हुई है यहाँ पर एक्टिविटी? मास ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ हुई है यहाँ पे। इसके पीछे रीजंस क्या है? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, और राइज फ्रीक्वेंसी ऑफ एल नीनो इफेक्ट। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट होता है, एल नीनो इफेक्ट की वजह से क्या होता है, यहाँ पर सूखा पड़ जाता है, तो उसकी वजह से ये पूरा इम्पैक्ट हो जाता है। यहाँ पर सूखे होने की वजह से इस पर एडवर्स इफेक्ट की वजह से ये पूरा ग्रेट रीफ है वो एकदम घटने लग जाता है। तो ये कुछ अभी रिसेंटली में फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल करते हैं इसकी कोरल ब्लीचिंग को। और ये बना किससे होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट से। इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, अभी रिसेंटली में राज्यसभा में एक सदस्य को नॉमिनेट किया है। प्रेसिडेंट की एक पावर होती है, राज्यसभा में अपने सदस्य को नॉमिनेट करते हैं, वो कला साहित्य क्षेत्र, साहित्य विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से होते हैं। तो उनको आर्टिकल 80 में 3 कॉलम के अंदर, 83 कॉलम के अंदर उनको शामिल किया जाता है। एक प्रेसिडेंट की पावर होती है। तो हमारी इन्फोसिस की जो प्रेसिडेंट है सुधा मूर्ति जी, उनको ये इनका अपॉइंट किया गया है। और ये बहुत अच्छी न्यूज है। न्यू राज्यसभा मेंबर्स,
सुधा मूर्ति। और प्रेसिडेंट की पावर होती है नॉमिनेट करने की इनको आर्टिकल 83 के अंदर, है ना। और ये किस क्षेत्र से होते हैं इसमें हम देखेंगे, आर्ट से, लिटरेचर से, साहित्य से, कला, साहित्य, विज्ञान, साइंस, और सोशल साइंस, समाज सेवा से। इन क्षेत्रों में किसी ने उत्कृष्ट कार्य किया है तो प्रेसिडेंट उनको उनके कार्यों का आकलन करके उनको नॉमिनेट कर देगा। तो ये सुधा मूर्ति जी को रिसेंटली में क्या थे, क्वेश्चन आ सकता है आपसे, लिख लीजिए आप इसको। अगली न्यूज देखेंगे हम। अब रिपोर्ट्स के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। अभी हाल ही में ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट आई है, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट आई है। उसका उद्देश्य क्या है, मीथेन का उत्सर्जन किस तरह से हो रहा है और किस मात्रा में हो रहा है, मीथेन ट्रैकर। और इसको किसने रिपोर्ट को पब्लिश किया है, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो रिपोर्ट्स में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, IEA ने इसको प्रोड्यूस किया है। तो ये ग्लोबल मीथेन ट्रैकर ये देखता है कि एमिशन ऑफ मीथेन कितना हो रहा है, ठीक है। अगला हम देखेंगे अभी रिसेंटली में इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर एक एग्जाम में आएगा। हम कह रहे हैं आपसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, HDI। उस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको पब्लिश करता है। अभी इसमें इंडिया की रैंक पूछेगा आपसे लेटेस्ट। इंडिया की रैंक आई है इसमें 134, 134। और टोटल इसमें कंट्रीज कौन कौन से थे, 194, 194 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया है इसमें। तो ये रिपोर्ट एकदम लेटेस्ट है, इस मंथ में आई है, इसको लिख लीजिए आप। और एक और इंडेक्स आया है, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। इसको भी UNDP पब्लिश करता है। और इसमें भारत की रैंक आई है 108। और टोटल कंट्रीज कौन कौन से थे इसमें, 193 कंट्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपको आसानी रहेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट देखेंगे हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे हम कुछ। अभी रणजी चैंपियन कौन बना है, 42nd रणजी चैंपियन। रणजी ट्रॉफी रिलेटेड किससे होती है, ये क्रिकेट से रिलेटेड होती है। बहुत ये आपको याद रखना पड़ेगा, रेलवे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछता है रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड होती है। और अभी किसने जीता है इसको, मुंबई ने वापस से जीता है।
और रनर अप कौन रहा है मुंबई को हरा के? मुंबई ने जीत के मतलब विदर्भ सेकंड पोजीशन पर है और मुंबई ने इस बार का रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप बनाया है मुंबई। इससे पहले कौन बना था? सौराष्ट्र बना था। और जिसने किसको डिफीट किया था? वेस्ट बंगाल को। और इससे पहले कौन बना था? मध्य प्रदेश। और मुंबई को डिफीट किया था 2022 में। ठीक है, ये 2023 में है और ये 2024 की लेटेस्ट है। विनर लिस्ट है। मुंबई ने विदर्भ को हराया, सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया और एमपी ने मुंबई को हराया। तो एमपी का कोई भी एमपीपीसीएस एग्जाम, एमपीएसआई के अंदर एग्जाम में पूछे कि एमपी ने रणजी ट्रॉफी कब जीती? 2022 में जीती, ये पूछेगा आपसे। अगली न्यूज लेंगे हम इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है एनवायरमेंट के अंदर। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत काफी फेमस है, पॉबितोरा। ये कहां पर है? असम के अंदर। असम जो बेसिकली फेमस है एक सींग वाले गैंडों के लिए, वन हॉर्न्ड रिनोस के लिए फेमस है और सबसे ज्यादा यहाँ पर गेंडे पाए जाते हैं। तो पॉबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस टाइम में न्यूज में पूछेगा आपसे डायरेक्टली एग्जाम में किसी भी कि ये किस स्टेट में मौजूद है? असम के अंदर। एक और एनवायरमेंट की न्यूज हम देखेंगे। अटपक्का बर्ड सेंचुरी कहां पर मौजूद है? अटपक्का बर्ड सेंचुरी बहुत पुरानी बर्ड सेंचुरी है। पक्षियों का वहां पर संरक्षण किया जाता है और विदेशों से बहुत सारे पक्षी आते हैं। जिस तरह से हमारे भरतपुर के अंदर केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, उसी तरह से अटपक्का बर्ड सेंचुरी है। ये भी बहुत पुरानी बर्ड सेंचुरी है, कोलेरू लेक के पास में मौजूद है। कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में। कोलेरू लेक के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। ये सबसे बड़ी पानी की झील है। ताजे पानी की झील है ये। और कृष्णा गोदावरी नदी के मध्य मौजूद है ये। कृष्णा गोदावरी नदी के मध्य मौजूद है ये। तो ये एनवायरमेंट की कुछ बेहतरीन न्यूज थी, आप इसको लिख लीजिए। आई होप दैट ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी एफर्ट की है आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको नोट कीजिए और मेरे साथ करंट अफेयर्स की बेहतरीन प्रिपरेशन करते रहिए। और आपके कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी सुझाव है, कुछ अच्छा और इसमें क्रिएटिव करूं मैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपना ओपिनियन और हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न। जय हिंद दोस्तों।